राम राम। वत्सले मातृभूमि। मैं चंद्रशेखर और आज से हम मुरादाबाद आईएएस के इस चैनल पर एमआई विश्लेषण के नाम से एक नवीन श्रृंखला का प्रारंभ कर रहे हैं, जहां पर प्रतिदिन समसामयिक के जो विषय रहेंगे, चाहे वह राजनीतिक स्थिति से हो, सामाजिक स्थिति से या आर्थिक स्थिति से, उनका विश्लेषण हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों में किया जाएगा। प्रारंभ मैं अपनी मातृभाषा के साथ ही कर रहा हूँ और आज इसमें हम एक ज्वलंत विषय लेकर आए हैं और उस विषय के अंतर्गत हम 3 विषयों को आपस में जोड़ेंगे और प्रमुख विषय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में रहने वाला है। अच्छा, तो 3 विषय कौन कौन से जोड़ेंगे? तो पहला विषय हमारे पास आता है जो कि इस समय ज्वलंत विषय बना हुआ है, वह है वक्फ संशोधन अधिनियम और उससे संबंधित देश में होने वाले विरोध प्रदर्शन। दूसरा विषय इसी का विस्तार है, जिसमें इस विषय को सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना जा रहा है और जिस प्रकार के संकेत हमको मिल रहे हैं उसमें स्थिति लगभग संतुलित बनी हुई है, अर्थात किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। और तीसरा विषय जो हमारा प्रमुख विषय रहेगा, जिसके साथ हम इन दोनों विषयों को सहसंबद्ध करेंगे, वह है कि लगभग अगले 1 सप्ताह में हमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाले हैं। अब इन तीनों विषयों को आपस में जोड़कर एक नई राजनीतिक परिपाटी और एक नए समीकरण को मेरी समझ के अनुसार बीजेपी गाड़ सकती है। जैसे कि पहला विषय लेते हैं तो वक्फ संशोधन अधिनियम पारित हुआ संसद के माध्यम से। पूरे देश में इसके विरोध में आवाज़ उठाई गई, लेकिन जो प्रमुख राज्य बना वह बना पश्चिम बंगाल, जहां पर इसको लेकर भौतिक रूप से बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन हुए और हिंदुओं के साथ अंतिम रूप से यदि इसका विश्लेषण करते हैं तो अत्याचार हुआ है। घर जलाए गए हैं और बहुत बुरी तरीके से जलाए गए हैं और बहुसंख्यक जनसंख्या का वर्ग अपने ही देश में पलायन के लिए विवश हो चुका है। किसमें किसका कितना हाथ है, हम इस विषय में अभी नहीं जा रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और अर्धसैनिक बलों के साथ ही बीएसएफ को यहाँ पर नियुक्ति दी गई है और बीएसएफ ने फिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बैलेंस अर्थात संतुलित किया है। दूसरा विषय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुना जा रहा है और जिस प्रकार के संकेत हमको मिले तो सुप्रीम कोर्ट अपनी पहली ही सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय सरकार का पक्ष पूर्णतः सुने बिना ही लगभग अंतिम आदेश पारित करने की स्थिति में था। लेकिन धन्यवाद दूंगा सरकार के महाधिवक्ता को, जिनके माध्यम से भारत के महान्यायवादी को, जिनके माध्यम से इस विषय को संतुलित अवस्था में अभी तक रखा गया है और किसी प्रकार का कोई स्टे अर्थात रोक और अंतरिम आदेश इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नहीं आया है। हम इन विषयों की चर्चा क्यों कर रहे हैं और इनको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से किस प्रकार से हम संबद्ध कर सकते हैं, इस बात को इस प्रकार से समझिए। विरोध प्रदर्शन राजनीतिक बल के आधार पर हो रहा है। जिस पार्टी का कहा जाता है कि कथित समर्थन इन आक्रांताओं को मिल रहा है, वह पार्टी हिंदुओं के पक्ष में कुछ नहीं बोल रही है और जो धर्मनिरपेक्ष मोर्चा है उसके नेता भी हिंदुओं के पक्ष में कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो बोलने वाली पार्टी है वह भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव लगभग इसी सप्ताह हो जाएगा और हमको नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएंगे। अब अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए विश्लेषण करते हैं कि कौन प्रमुख लोग हैं जिनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चल रहा है, तो व्यक्तिगत विश्लेषण के आधार पर जो बातें सामने आती हैं मीडिया के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से, उसमें 3 नाम प्रमुख रूप से चल रहे हैं। चौथा नाम शिवराज सिंह चौहान का है, लेकिन अभी उनको इस प्रतिस्पर्धा से बाहर बताया जा रहा है। तो 3 प्रमुख नाम उसमें प्रमुख रूप से हमारे सामने आते हैं। तो एक है हरियाणा के निवर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का। आयु 70 को पार कर चुकी है। आयु 70 को पार कर चुकी है, इसलिए उनका पक्ष भी इस विषय को आकर थोड़ा सा स्थिर हो जाता है। तो प्रमुख 2 नाम हम लोग के सामने रहते हैं। एक है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दूसरा नाम रहता है केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी का। अब मेरा फोकस प्रमुख रूप से भूपेंद्र यादव जी पर इस समय रहने वाला है। धर्मेंद्र प्रधान जी के विषय में हम अभी इसके अंक के बाद एक अन्य विश्लेषण में चर्चा करेंगे। यह दोनों प्रमुख रूप से नाम बहुत तीव्रता के साथ आगे चल रहे हैं और माना जा रहा है कि इनमें से ही कोई एक बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। अब मैं इस बात पर फोकस कर रहा हूँ या ध्यान इस बात पर केंद्रित कर रहा हूँ कि मैं कहता हूँ या मैं मान के चलता हूँ कि बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र यादव जी को बना दे। इसका क्या परिणाम निकलेगा राजनीतिक? अब इन तीनों विषयों को आपस में जोड़ते हैं। देखिए, भूपेंद्र यादव, नाम में यादव है। अब उत्तर भारत की राजनीति का विश्लेषण करते हैं तो 2 प्रमुख राजनीतिक दल हमारे सामने आते हैं। एक आती है समाजवादी पार्टी और दूसरा आता है राष्ट्रीय जनता दल।
इन दोनों के पास ही क्रमशः उत्तर प्रदेश और बिहार में एक ही प्रकार का वोट बैंक है, जिसमें एम और वाई का कॉम्बिनेशन हमको मिलता है। एम अर्थात मुस्लिम और वाई अर्थात यादव। अब इसमें से जो भी एक वोट बैंक है एम का, ये थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग वोट है। परिस्थितियों के अनुसार इनको लगता है या किसी भी समय हमारा दामन छोड़ सकता है, या इनके वोट प्रतिशत में हमारे पक्ष में किसी प्रकार से कमी आ सकती है। और यदि ये कमी आती है तो हम सत्ता विहीन रहेंगे, या आने वाले समय में जो संभावना बताई जा रही है कि बिहार का चुनाव तभी निकट भविष्य में होने वाला है और 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी होने वाला है, कि अगर ये वोट बैंक हमारे पास से हट गया या इसके मत प्रतिशत का हमारे समर्थन में किसी प्रकार से कमी आई तो हम फिर सत्ता से दूर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आती है वो ये बात समझ में आती है कि आधारभूत और नींव का वोट कौन है, तो वह वोट है यादव वोट। अब अगर हम राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करते हैं तो समझ में आता है कि यादव वोट या यादव समाज का वोट एक समय में जनसंघ का समर्थन रह चुका है। यदि हरियाणा की बात करते हैं तो आज भी यादव समाज का वोट, या राजस्थान की बात करते हो तो यादव समाज का वोट जो है वह बीजेपी के पास आता है। क्या कारण रहा कि यादव समाज का वोट बीजेपी में जनसंघ से हट गया? इस बात को कुछ ऐसे समझिए कि कोई ना कोई तो राजनीतिक परिस्थितियां इस प्रकार से रही होंगी कि यह वोट बीजेपी के पास से हट गया। अब यहाँ पे दो प्रकार की त्रासदी है। यादव समाज के अंदर भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अब इन दोनों के राजनीतिक समीकरणों से संतुष्ट नहीं है, लेकिन वो कहता है हमारे लिए राजनीतिक दल नहीं। अच्छा, बीजेपी की जो राजनीति साधती है वो ओबीसी में माइनस यादव कर देती है। अब यादव समाज की जाति के चरित्र को समझिए। अगर क्षत्रिय समाजों का विश्लेषण करते हैं तो यादव समाज एक बिंदु पर आकर कहीं क्षत्रिय समाज से जुड़ जाता है, यानी कि उसमें क्षत्रियता के गुण हैं, क्योंकि श्री कृष्ण राजा रहे हैं और जो राजा रहा है वह क्षत्रिय वर्ण का है। मैं जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, क्षत्रिय वर्ण का है, अर्थात यादव समाज क्षत्रियों के गुण में आता है। एक सामाजिक अन्याय कुछ इस प्रकार से करा गया कि इनको पिछड़ा वर्ग बता दिया गया, बना दिया गया पे नहीं जा रहा हूँ मैं, बता दिया गया। मैं जाति व्यवस्था और आरक्षण के विरोध में किसी विषय पर बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जाट समाज भी ओबीसी वर्ग में है, लेकिन उसका राजनीतिक और सामाजिक स्तर एक विभिन्न प्रकार का है। तो मैं उस राजनीतिक स्तर की बात कर रहा हूँ। अब यदि उस राजनीतिक स्तर पर बात करते हैं तो यादव समाज को एक पिछड़े समाज के वर्ग में रखा जाता है। यही बस अन्याय का जड़ है। यादव समाज क्षत्रिय समाज का गुण रखता है और आप उसको पिछले वर्ग के समाज में रखते हैं। तो ये जो विरोधाभास है, यह विरोधाभास ही उनके राजनीतिक समीकरण को इस समय बिगाड़ देता है। अब जब वो इस राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ देता है तो यादव समाज के पास क्या ये ऑप्शन है कि वह बिहार में राष्ट्रीय जनता दल या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से इतर यदि किसी राजनीतिक दल में विश्वास जताता है तो क्या यह बात विश्वास करने योग्य होगी? अगर यह बात विश्वास करने योग्य है तो फिर एक संकेत बीजेपी की ओर से भी यहाँ पर जाना चाहिए। तो यदि भूपेंद्र यादव बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम यह होगा कि यादव समाज का एक अंश प्रथम चरण में या एक अंश से अधिक अंश उसी चरण में, या ये हो सकता है कि समूह, और चूंकि लोकतंत्र बहुमत के आधार पर चलता है तो बहुमत इन दोनों पार्टियों से हट जाए। यदि यादव समाज का बहुमत आधारभूत वोट बैंक इन दोनों पार्टियों से हटता है तो इन दोनों पार्टियों की नींव हिल जाएगी। ये दोनों ही दल इंडी गठबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है। और यदि इन दोनों दलों को पता लग गया कि मुस्लिम तुष्टीकरण या भाईजान राजनीति का तुष्टीकरण करते करते हमारी आधारभूत श्रृंखला ही, आधारभूत तल ही हमारे पैरों के नीचे से खिसक गया है, तो इनके स्वर तुरंत बदल जाएंगे। बीजेपी भूपेंद्र यादव जी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के इस देश की राजनीति का भविष्य परिवर्तित कर सकती है, क्योंकि जैसे ही ये दो दल इंडी गठबंधन में एक इस प्रकार की ध्वनि प्रस्तुत करेंगे जहां पे हिंदू हित की बात करी जाएगी तो बाकी सारे के सारे दल पीछे हो जाएंगे। अब इन पीछे हटने वाले दलों में कांग्रेस की संख्या नहीं होगी। कांग्रेस को ये लगेगा कि यह सुनहरा अवसर है और वह और अधिक मुस्लिम तुष्टीकरण की हो जाएगी और इसका सीधा लाभ हिंदू का समग्र होने में, एकत्रीकरण होने में हमको मिलेगा और फिर निर्णय बहुत स्पष्ट तरीके से तुष्टीकरण के साथ ना होकर पुष्टिकरण के साथ होंगे। तो मेरा ये मत है कि बीजेपी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र यादव जी को बनाकर इस देश के वर्तमान और भविष्य के राजनीतिक समीकरणों को साधना चाहिए।
अभी इस अंक के लिए इतना ही। ये चैनल की प्रस्तुतिकरण आपको कैसी लगी है, इसको अधिक से अधिक लाइक करिए, कमेंट अवश्य करिएगा। मैं आपको फिर बताता हूँ कि मेरा प्रथम दृष्टता इस चैनल से पहले एक वेबसाइट है मुरादाबाद आईएएस के नाम से। देश में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो धन के अभाव में अपनी शिक्षा को या आईएएस या सिविल सर्विस की शिक्षा को नहीं कर पाते, तो मैं निःशुल्क नोट उस वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध कराता हूँ। तो मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपको मेरा यह प्रयास प्रथम दृष्टता अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और एक कमेंट अवश्य करें, चाहे ओम ही लिख दें, तो इससे अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार मेरा होगा। मिलता हूँ अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।